देखिए जो अगला डिस्कशन हम लोग को करना है दैट इज ऑल अबाउट योर सेमीकंडक्टर एंड डिवाइस। सेमीकंडक्टर और डिवाइस के अंदर जो आपका डिस्कशन होता है, देखो वैसे तो मॉडर्न फिजिक्स का नाम अगर लेगा ना तो उसमें एटम्स है, न्यूक्लियाई है, ड्यूअल नेचर है और सेमीकंडक्टर है। लेकिन एटम्स, न्यूक्लियाई या ड्यूअल नेचर में बहुत सारा ऐसा चीज है जो आप है ना ऑलरेडी है ना केमिस्ट्री में पढ़ रखे हैं। सेमीकंडक्टर प्योर आपके लिए नया सेक्शन होगा, तो इसको हम लोग पहले खत्म करेंगे, बाद में फिर हम लोग एक एक दिन जो भी टाइम लगेगा उसमें फिर खत्म करेंगे। सेमीकंडक्टर के अंदर पूरा का पूरा सेक्शन 3 या 4 पार्ट में आप डिवाइडेड मान सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग आज डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे कि सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, और उस एनर्जी बैंड के ऊपर आप जनरली सेमीकंडक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। ठीक है, फिर एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनने के बाद उन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक डिवाइस तैयार होता है दैट इज कॉल्ड डायोड। ठीक है, डायोड आएगा, डायोड उससे उसका एप्लीकेशन, उसका यूजेशन देखेंगे। उसके बाद आएगा रेक्टिफायर, रेक्टिफायर वही डायोड का पोर्शन है। उसके बाद आएगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर तक हम लोग को इसमें डिस्कस करना है। ट्रांजिस्टर का 2-3 एप्लीकेशन है वो देख लेंगे, और लास्ट में आता है लॉजिक गेट्स। क्लियर? तो एक एक पोर्शन करके है आज का हम लोग का जो सेक्शन है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड। सेमीकंडक्टर लिखिए ऊपर, नीचे लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड, concept of formation of energy band during formation of any solid, during formation of any solid। considering silicon atom, सिलिकॉन बेस्ट सेमीकंडक्टिंग डिवाइस तैयार करने में यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग सिलिकॉन को लेके अपना है सेमीकंडक्टर का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आप एक सिलिकॉन एटम लें तो सिलिकॉन के एक सिंगल एटम में जिसमें कि 14 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p6। आगे हम लोग के पास 3s2 है और 3p2 है, 3s2 है और 3p2 है। जरा इसको ऑर्बिटल डायग्राम में बनाएंगे तो ये हमारे पास 3s है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास 3p है, 3p हो तो सकता है मैक्सिमम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी मौजूद है 2 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? मतलब आप अगर एनर्जी कंसर्न के बेसिस पे बोलेंगे तो 3s के अंदर 2 एनर्जी लेवल है, दोनों ऑक्यूपाई है। 3p के अंदर है तो 6 एनर्जी लेवल लेकिन ऑक्यूपाई 2 है, 4 वैकेंट है। अकेला एटम, चाहे आप किसी का भी एक अकेला एटम ले लें, वो हमेशा गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जैसे आयरन का एक एटम गैस, हाइड्रोजन का एक एटम गैस, सिंगल एटम ऑलवेज एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। लेकिन आप बात कर रहे हैं सॉलिड का बनना। जब आप किसी भी सब्सटेंस के सॉलिड का फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो याद रखिए उसमें नंबर ऑफ एटम्स कलेक्ट किया जाता है। जैसे अगर आप सिलिकॉन का सॉलिड बनाते हैं, फॉर सॉलिड ऑफ सिलिकॉन लेट कैपिटल N नंबर ऑफ एटम्स आर कलेक्टेड। आप कैपिटल N नंबर ऑफ एटम्स को कलेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक ला रहे हैं। अब सोचिए कि अगर हमारे पास N सिलिकॉन एटम्स है तो क्या इस N सिलिकॉन एटम्स में 2N एनर्जी लेवल्स ऑफ 2s है? देखो सॉरी 3s में अभी हम लोग बात किए थे ना कि 2 एनर्जी लेवल होता है। तो अगर आप n एटम्स लेंगे तो उसके अंदर 2n एनर्जी लेवल्स होगा एंड ऑल आर ऑक्यूपाइड, एंड ऑल ऑक्यूपाइड। सही है ना? सारा का सारा ऑक्यूपाइड है, सबका सब भरा हुआ, समझ में आ रहा है? और इसी n सिलिकॉन एटम्स में 6n एनर्जी लेवल्स होगा
3p का, करेक्ट है, बट 2n occupied and 4n empty, करेक्ट है। आपके पास 3p में 6 एनर्जी लेवल था, अगर आप n एटम्स लिए हैं तो 6n एनर्जी लेवल्स है। आउट ऑफ दैट 6n एनर्जी लेवल्स 2n ऑक्यूपाइड है 2 इलेक्ट्रॉन से, और बाकी 4n खाली है। अब जब आप इन सिलिकॉन एटम्स को, n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स को नजदीक लाते हैं सॉलिड बनाने के, तो याद रखिए कि उनका जो बैलेंस सेल है जिसमें 3s और 3p आता है उसके अंदर मॉडिफिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। व्हेन n silicon atoms comes close to each other, then modification in valence cell takes place। वैलेंस सेल के अंदर है ना मॉडिफिकेशन होगा, वैलेंस सेल के अंदर मॉडिफिकेशन होगा। सी दिस मॉडिफिकेशन, बात करके समझने का कोशिश करना। वर्टिकल एक्सिस पे आप एनर्जी लिख रहे हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप सेपरेशन लिख रहे हैं एटम्स के बीच, एटम्स के बीच का सेपरेशन। जब एटम के बीच का सेपरेशन बहुत बड़ा है, मतलब सेपरेशन अभी ऐसा है कि सब एटम इतना एक दूसरे से दूर है कि अभी वो गैस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। सभी एटम्स एक दूसरे से दूर है। देखिए आप दूर सब जब एटम गैसेस फॉर्म में होगा वहां से आप कलेक्ट करते करते नजदीक लाइएगा, सेपरेशन घट रहा है, तब जाके है ना आपका इस किसी एक खास सेपरेशन पे सॉलिड बन जाता है। यही तो कॉन्सेप्ट है, कभी भी सॉलिड ऐसे नहीं। अगर मान लीजिए आप है ना वाटर मॉलिक्यूल्स को लेते हैं इन गैसेस फेज, तो मॉलिक्यूल्स दूर है, फिर आप उनको नजदीक लाइएगा, पहले लिक्विड बनेगा, बाद में और नजदीक लाइएगा तो सॉलिड बनेगा। सॉलिड हमेशा ऐसे। तो मान लो शुरुआत में हमारा ये सेपरेशन काफी दूर है, इसलिए हर एक एनर्जी अपना एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल रखता है। ये 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, जो आप गैसेस स्टेट में पढ़े, जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पढ़ाई किए ना, 1s 2s 2p, ये गैसेस स्टेट में काम करता है, ना लिक्विड में ना सॉलिड। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे, ठीक है। तो गैसेस स्टेट में 1s 2s के बीच कुछ एनर्जी गैप है, 2s और 2p के बीच कुछ एनर्जी गैप है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। ये एनर्जी होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। इसको कहते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल दैट एग्जिस्ट इन गैसेस फेज। अब आप क्या करें, सबको नजदीक ला रहे हैं। जब आप एटम्स को नजदीक ला रहे हैं तो एक सर्टेन सेपरेशन पे उनके वैलेंस सेल के अंदर मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो। वैलेंस सेल मतलब क्या? 3s और 3p। मॉडिफिकेशन क्या है? मान लो ये है वो सेपरेशन r = a2। 3s अपने 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट करना स्टार्ट करता है और 3p अपने 6 एनर्जी लेवल में स्प्लिट करना स्टार्ट करता है। हम बोल रहे हैं 6 एनर्जी लेवल में स्प्लिट करना स्टार्ट करता है, लेकिन हम दिखा रहे 2, बाकी बीच का चार्ज के बीच है। इसी के बीच में 1 2 3 4 है, करेक्ट। ये 3p का सबसे नीचे वाला, ये 3p का सबसे ऊपर वाला एनर्जी लेवल, 6 एनर्जी लेवल है उसमें। जैसे मान लो मेरा, हम तो 5 फिंगर दिखा रहे हैं आपको, मान लीजिएगा 6 है। जब अभी तक जब बात हो रहा था तो फिंगर्स ऐसे था, अब क्या हुआ, फिंगर्स ऐसे स्प्लिट करने लगा। अब क्या हुआ, फिंगर्स ऐसे स्प्लिट करने लगा। बात समझ गए? ये ऊपर एनर्जी, ये नीचे एनर्जी, बीच में बाकी सब वैसा। थोड़ा सा और उन एटम्स को क्लोज लाइए, थोड़ा और एटम्स को क्लोज लाइए। अब हम लोग सेपरेशन A3 पे बात कर रहे हैं, तो 3s का ऊपर वाला एनर्जी लेवल और 3p का लोअर वाला एनर्जी लेवल मिला, और ये 3s नीचे, ये 3p ऊपर। जब एटम्स के बीच का सेपरेशन A3 होगा तो 8 का 8 8n 2n + 6n 8n एनर्जी लेवल्स आपस में मिल जाएगा और कंटिन्यूअस
एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन करेगा। कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड मतलब अब आप अलग नहीं कर पाइएगा कि सर 3s का कौन एनर्जी लेवल है और 3p का कौन है। वो 8 का 8 2n फ्रॉम 3s एंड 6n फ्रॉम 3p मिक्स टुगेदर मर्ज हो गया है एंड दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड। अभी सॉलिड बना नहीं है, बन रहा है। अभी भी आप उन एटम्स को क्लोज लाइए और क्लोज लाइए तो थोड़ा आगे जाके एक सेपरेशन पे ये वापस से दो इक्वल एनर्जी बैंड्स में स्प्लिट करना स्टार्ट करता है। टोटल 18 था ना, तो 4n नीचे और 4n ऊपर स्प्लिट करना स्टार्ट करता है। जब हमारा सॉलिड का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, ये R = A4 मान लो आप सॉलिड का फॉर्मेशन कंप्लीट है तो तुमको एक नीचे का एनर्जी बैंड और एक ऊपर का एनर्जी बैंड मिलता है। नीचे के एनर्जी बैंड में 4n एनर्जी लेवल्स है, ऊपर के एनर्जी बैंड में 4n एनर्जी लेवल्स है। नीचे वाले एनर्जी बैंड को आप बैलेंस बैंड कहते हैं, जो लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को रखता है, और ऊपर वाले बैंड को आप कंडक्शन बैंड कहते हैं, जिसमें हाईली एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एग्जिस्ट करता है। दोनों के पास 4n एनर्जी लेवल्स है। नीचे वाला कंटिन्यूअस बैलेंस बैंड, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड के नाम से जाना जाता है। दोनों एनर्जी बैंड के बीच का जो ये गैप आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। नाम दिया गया फॉरबिडन एनर्जी गैप। सुनिएगा सर, आप तो अपने मन से यहां स्प्लिट कर दिए, अगर स्प्लिटिंग नहीं होता तो, अगर स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाता तो, या अगर स्प्लिटिंग मीडियम होगा तो, इसी पे तो सब्सटेंस 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अगर स्प्लिटिंग नहीं होगा तो उसको आप कंडक्टर कहते हैं, जिसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड टच करता है। आप सॉलिड स्टेट याद रखिए, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड टच करता, मतलब उसमें स्प्लिटिंग हुआ ही नहीं, वो पूरा का पूरा 8n एनर्जी लेवल एक साथ, तो उसको आप कंडक्टर कहते हैं। अगर स्प्लिटिंग के बाद एक मीडियम एनर्जी गैप क्रिएट हुआ तो सेमीकंडक्टर, और अगर ये बहुत ज्यादा एनर्जी गैप क्रिएट हो गया तो इंसुलेटर। ठीक है, वो आगे का कोर्स है। यहां तक नोट करो, एक एक लेवल के बारे में लिखा है। फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। फॉरबिड का मतलब होता है रोकना, वो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने से रोकता है, तो वही एनर्जी गैप। हाँ, वही एनर्जी।
रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को एस्ट्रोनॉमिकल भी कहते हैं, दूसरा नाम वही। हाँ, रिफ्रैक्टिंग। वैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आप दो कॉन्सेप्ट मान सकते हैं। देखिए, अब हम दूसरा चीज बोल रहे हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मतलब होता है जिससे आप है ना ग्रह नक्षत्र इन सब का तारा उरा का अध्ययन करते हैं, उसको एस्ट्रोनॉमिकल कहते हैं। बस, ठीक है। अब देखिए, उसमें आप एक बार रिफ्लेक्शन का सहारा लेके बनाए हैं और एक बार आप रिफ्रैक्शन का, तो दोनों को आप कैसे, ठीक है। चलिए थोड़ा लिख लो इसके बारे में, एक एक पॉइंट लिखना। फर्स्ट पॉइंट में लिखना एट सेपरेशन r इक्वल्स टू a1, एट सेपरेशन r इक्वल्स टू a1, पॉइंट वाइज पॉइंट 1 2 3 ऐसे करें। फर्स्ट में लिखो एट सेपरेशन r इक्वल्स टू a1, डैश देके लिखना एट दिस सेपरेशन, at this separation atoms
are in gaseous state. At this separation, atoms are in gaseous state and they have discrete energy levels ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, at separation R equals to A2, बेसिक लिखना, modification in valence cell starts, full stop. 3s splits in 2n energy levels, and 3p splits in 6n energy levels. आगे लिखो, थर्ड पॉइंट में लिखना, at separation R equals to A3, बेसिक लिखो, all 8n energy levels mix together to form continuous energy band. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, at separation R equals to A4, बेसिक लिखो, all 8n energy levels splits in two equal parts, two equal energy bands. Next लिखो, at separation R equals to A5, लिखना इसमें, formation of solid completes and there is existence of two energy bands, known as valence band and conduction band. फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके आप नीचे लिखो, बैलेंस बैंड इज लोअर एनर्जी बैंड, which have 4n energy levels, and if electron present in valence band comma, it is low energy electron,
comma bonded electrons, low energy electron comma bonded electrons, and does not contribute in conduction, and does not contribute in conduction, does not contribute in conduction। ठीक है, तो वैलेंस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो कंडक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन शो नहीं करता। पैराग्राफ चेंज करके आ गई कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड डैश देख, it is higher energy band, it is higher energy band which also contain, it is higher energy band which also contain 4n energy levels, 4n energy levels, 4n energy levels and high energetic electrons, high energetic electrons, फर्स्ट स्टॉप उसी में लिखना। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड act as free electron, electrons present in conduction band act as free electron which contribute in conduction, which contribute in conduction, which contribute in conduction। ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट, forbidden energy gap, forbidden energy gap, FORBIDDEN, forbidden energy gap, ब्रैकेट में लिख दो EG, ये जो EG दिख रहा है ना वो forbidden energy gap, डैश देंगे लिखो, the energy gap between, the energy gap between higher level of valence band, the energy gap between higher level of valence band and lower level of conduction band, higher level of valence band and lower level of the energy gap between high lower level of conduction बोल दे पूरा, the energy gap between higher level of valence band, अच्छा गलती हो, higher level of valence band and lower level of conduction band, छोटे से बोले lower level of conduction band is known as forbidden energy gap, is known as forbidden energy gap। ठीक है, चलो ये था हमारे पास। अब देखो इस एनर्जी गैप के बेसिस पे, इस एनर्जी गैप के बेसिस पे आप इस पर्टिकुलर कोई भी जो हमारे पास सॉलिड बनता है उसको आप तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कहलाता है कंडक्टर, एक कहलाता है इंसुलेटर और एक कहलाता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगला टॉपिक लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, classification of substance on the basis of, classification of substance on the basis of energy gap, energy gap। चलो आप यहाँ पे एक करके थोड़ा समझ लो, फिर मैं आपको लिखा दूं। सबसे पहला है कंडक्टर। कंडक्टर में ऊपर वाला एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड और नीचे वाला जो एनर्जी लेवल है वो है वैलेंस बैंड। इनके बीच किसी
इवन कभी कभी तो ऐसा भी आपको बुक्स में मिलेगा कि ये दोनों एनर्जी बैंड्स आपस में सुपरइम्पोज हैं। हम आपको वहां बोले थे ना, वहां 3 पॉसिबिलिटी होता है। एक बार जब 2n और 6n मिलके 8n बन जाता है तो हो सकता है वो आगे जाके स्प्लिट ही ना करे। तो अगर स्प्लिट नहीं करेगा तो हम ये बोलेंगे कि नीचे का वैलेंस बैंड ऊपर का कंडक्शन बैंड आपस में मिला हुआ है, सुपरइम्पोज्ड, तो बनता है कंडक्टर। कंडक्टर में अगर आप और थोड़ा डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं तो जब आप बात करते हैं 0 केल्विन पे, ठीक है, तो 0 केल्विन प्रैक्टिकली इट इज नॉट अचीवेबल, ओके, बट स्टिल हम लोग थोड़ा समझ रहे हैं। तो 0 केल्विन पे आप ऐसा मान सकते हैं कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है एंड इट इज एक्टिंग लाइक इंसुलेटर, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन कंडक्शन। बट 0 केल्विन से थोड़ा भी अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन कैन इजीली, बिकॉज देयर इज नो एनर्जी गैप, इलेक्ट्रॉन कैन इजीली मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड एक्ट एज फ्री इलेक्ट्रॉन। थोड़ा भी एनर्जी बढ़ा, थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन कैन इजीली मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, कारण उनके बीच कोई एनर्जी गैप नहीं, ठीक है। अगर एनर्जी गैप नहीं है, देखिए अभी जैसे मान लीजिए मेरा ये दोनों जो स्टेज है वो आपस में सटा हुआ है, तो हमको है ना यहाँ चलने के लिए किसी एनर्जी लेवल का जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम दोनों के बीच गैप क्रिएट कर देंगे तो एक स्टेज पे दूसरे स्टेज पे जाने में हमको जंप करना पड़ेगा, बात समझ रहे? तो अभी कुछ है ही नहीं ऐसा, आप आराम से जैसे लग रहा फ्लोर पे चल रहे हैं, ठीक है, या तो रुके हुए नहीं तो आराम से फ्री है, कोई बीच में रोकने वाला है नहीं। इसलिए कंडक्टर 0 केल्विन के अलावा हर टेम्परेचर पे करंट को कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है। समझ गए? तो ये 2-4 लाइन होगा, हम इसके नीचे दिखा दें, आप समझिए। अगला दूसरा है इंसुलेटर। इंसुलेटर वो होता है जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच काफी बड़ा एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप इज हाई। अब आप क्या कीजिए, मेरे इस स्टेज को, जो स्टेज के बीच है ना, उस स्टेज को वहां पहुंचा दीजिए। अब मेरे अंदर कितना भी एनर्जी होगा, हम जंप करने का कोशिश करेंगे, उस पर तो नहीं पहुंचेंगे। तो वैसे केस में एनर्जी गैप अगर बहुत बड़ा है तो आप अगर मान लीजिए इसी का बात कीजिए, ये एक इंसुलेटर है, ठीक है, आप बोलेगा सर इसको हम गर्म करते हैं, तो बिल्कुल गर्म कीजिए। गर्म करने में ये कंबशन पहले पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिर भी जम करके कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएगा, बात समझ गए? ये जलना स्टार्ट कर जाएगा लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएगा, तो ये कंडक्ट नहीं करता करंट को, बात समझ गए? ये इंसुलेटर का वर्क है। सर, हाँ बोलिए। इसका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है क्या? हाँ बिल्कुल। सर टेस्ट में थर्ड देखो, उसके लिए हम लोग को दूसरा पढ़ना है, जो हम लोग अगले दिन पहुंचेंगे, जब हम लोग है ना एन टाइप और पी टाइप पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक आता है सेक्टर और डोनर एनर्जी लेवल, दे आर द फर्मी एनर्जी लेवल्स, तो उस पर बात करेंगे। थर्ड हम लोग के पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जरा गौर करना, इसमें है कुछ सीखने का। आपके पास है कंडक्शन बैंड और आपके पास है बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, और यहां से यहां के बीच का जो एनर्जी गैप है इस इंटरमीडिएट, बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा नहीं, एनर्जी गैप है, जैसे इससे वहां से ना 2 फीट का है ना गैप क्रिएट करके आराम से नहीं जा सकते, जंप करके ही जा सकते, जंप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बीच में गिर जाएंगे, इतना ही गैप है कि हम जंप कर सकते हैं। तो एनर्जी गैप इज इंटरमीडिएट, क्लियर है? अब देखो होता है, इसमें थोड़ा सीखिएगा क्योंकि चैप्टर नाम यही है, अभी हम लोग यहाँ पहुंचे। जब आप बात करते हैं T = 0 केल्विन पे ऑल इलेक्ट्रॉन आर इन बैलेंस बैंड, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, खाली सारा का सारा इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन है ना बॉन्डिंग में है, बॉन्ड में इंगेज है। आपको पता है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड करके कुछ नहीं होता, पिछला 40-45 मिनट से पढ़ा रहे बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होता, ठीक है? लॉजिक है, लॉजिक क्या है, इसी रूम में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बना हुआ है, आप लोग जो बैठे हुए हैं दे आर सपोज्ड टू बी इन बैलेंस बैंड बिकॉज यू आर नॉट फ्री, लेकिन हम जो चल रहे हैं हम आराम से चल सकते हैं। आई एम सपोज्ड टू बी इन कंडक्शन बैंड,
हाँ, अभी मान लो जैसे कोई और भी मेरे साथ खड़ा हो गया, तो आप बोलिएगा कि इस रूम में वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन घटा है, कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, वो भी चल रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सर लास्ट वाला खड़ा हुआ तो वो बैलेंस बैंड में है, ये खड़ा हुआ तो कंडक्शन बैंड में, ऐसा बिल्कुल नहीं। चाहे कोई भी खड़ा होगा, कहीं से भी खड़ा होगा, वो क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में चलने लगेगा, फ्री हो जाएगा। और आप लोग जो भी बैठे हैं, वो चाहे रूम में कहीं भी बैठे हैं, दे आर सपोज्ड टू बी बैलेंस बैंड। लॉजिक समझ में आया? तो ऐसा मत सोचना ना कि जो मेटल हम पकड़ते हैं उसका नीचे वाला कंडक्शन और बैलेंस बैंड ऊपर वाला कंडक्शन, ऐसा कुछ होता ही नहीं। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है वो वैलेंस बैंड में है, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री है वो कंडक्शन बैंड में। जब आप 0 केल्विन पे बोलते हैं, आप मान सकते हैं कि सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड। अब जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं at T greater than 0 Kelvin, some electron jumps from valence band to conduction band। क्या बोलते हो, सही है? इसका मतलब क्या है कि जो सब मान लो 50 स्टूडेंट है ना बैठा हुआ है, तो 0 केल्विन पे 50 बैठा हुआ। अब हम 10 केल्विन पे गए तो उसमें से कोई एक खड़ा हो गया, चलने लगा रूम में, ठीक है, वो कंडक्शन बैंड में चला। अब आप आए ना 20 केल्विन पे गए, 30 केल्विन पे गए, 100 केल्विन पे गए, 200 केल्विन पे गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, अपने अपने जगह से स्टूडेंट खड़ा हो के है ना चलने लगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलो कंडक्शन बैंड में बढ़ रहा है, चल रहा है, दे आर फ्री, दे कैन कैरी समथिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड दैट समथिंग इज चार्ज। और अगर वो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैरी करना स्टार्ट कर दे, वी कैन से दैट कि कंडक्शन इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है? तो जब आप टेम्परेचर को 0 केल्विन से बढ़ाते हो, सम इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। रूम के हिसाब से बोले तो सम स्टूडेंट्स विल स्टैंड अप एंड स्टार्ट मूविंग इन क्लास। समझ में आ रहा है? आगे फिगर वाइज अगर जाओगे, फिगर वाइज अगर जाओगे, देखना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक, ऊपर एक कंडक्शन बैंड, नीचे वैलेंस बैंड। शुरुआत में यहां बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स था, सब इलेक्ट्रॉन तो यही था भाई। अब क्या हुआ, जब आप टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन पे बात कर रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप करके यहां चला जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जा रहा है, तो अपने पीछे खाली जगह छोड़ के जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सीट पे ना 3 स्टूडेंट बैठा हुआ, अगर एक स्टूडेंट उठ जाए तो अपनी जगह को वैकेंट छोड़ के गया है, तो इवन वो जो बैठा हुआ स्टूडेंट्स लोग है, वो लोग भी अब है थोड़ा फ्रीली मूव कर सकता है, अपने ही डेस्क पे, अपने ही बेंच पे थोड़ा फ्रीली मूव कर सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, करंट को कैरी कर सकता है, कंडक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकता है। उसका रिवर्स सोचो, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में बढ़ता है तो वैलेंस बैंड में उसका खाली जगह बढ़ता है, जिसको हम लोग होल्स कहते हैं, होल्स बढ़ता है। और होल्स के मौजूद होने से अब वैलेंस बॉन्ड का भी, वैलेंस बैंड का भी कुछ इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, थोड़ा बड़ा। हम नहीं बोल रहे कि वहां की तरफ फ्री है। कभी भी कंक्लूजन का लाइन सुनना, कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में है तब कंट्रीब्यूट करेगा कंडक्शन में, और अगर होल्स बैलेंस बैंड में है तो कंट्रीब्यूट करेगा कंडक्शन में। कभी भी इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस बैंड का है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता कंडक्शन में। समझ गया? इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जाता, पीछे खाली जगह छोड़ता है, तो होल्स इन बैलेंस बैंड एंड इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड विल कंट्रीब्यूट इन कंडक्शन। और जैसे जैसे तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे सेमीकंडक्टर में, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएगा। बैलेंस बैंड में होल्स का नंबर बढ़ेगा जो कंडक्शन को इंक्रीज करेगा, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा जो कंडक्शन को इंक्रीज करेगा। आप जो भी सुने ना, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सुने उसका उल्टा है। सुनिए आप क्या सुने करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप जो कंडक्टर यूज कर रहे थे, याद रखना वो मेटालिक कंडक्टर था। मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब करंट कम होता है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बढ़ता है, इसलिए कंडक्शन बढ़ता है, करंट बढ़ता है, रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए इसको नॉन ओमिक रेजिस्टेंस में हम काम करते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके से चलता है। अब देखिए
सेमीकंडक्टर का नेचर क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ेगा। इसी वजह से आज से अगर मान लीजिए 20-30 साल पहले आप अगर बात कीजिएगा ना तो हर घर में कंप्यूटर नहीं था, ठीक है। कारण क्या था कि कंप्यूटर में जो उसका प्रोसेसर लगा है वो प्योर सेमीकंडक्टर से बना है, सही है। अब आप अगर उस सेमीकंडक्टर को ठंडा नहीं कीजिएगा ना, कंप्यूटर यूज हो रहा है, तो वो अपने ही अंदर इतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा कि वो अपने ही करंट की वजह से है ना जलने लगेगा, मतलब खराब हो जाएगा। इसलिए आज से 30-40 साल पहले कंप्यूटर जिस रूम में लग रहा था उसमें है ना एसी उसी का व्यवस्था होना चाहिए ताकि उसका टेम्परेचर कंट्रोल किया जाए। इंजीनियर के सामने जब इस तरह का लॉजिकल इशू आया कि इसलिए कंप्यूटर ने स्प्रेड नहीं हो पा रहा, हर जगह नहीं पहुंच पा रहा, अब कंप्यूटर लगाने के लिए आपको है ना ये सब व्यवस्था, वो लोग क्या किया, प्रोसेसर के ऊपर एक पंखा लगा दिया, ठीक, बोला इसको ठंडा करना, इसी को करते, ठीक है। इसलिए आप देखिएगा कोई भी में उसमें है ना फैन लगा रहता है जो प्रोसेसर को ठंडा करने का काम करता है। तो उसका काम होता है प्रोसेसर के टेम्परेचर को एक सर्टेन लिमिट से बढ़ने नहीं देना। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये चलो नोट करो फटाफट। फर्स्ट में लिखो कंडक्टर। कंडक्टर जगह छोड़ दीजिए, इसको छोटा सा फिगर बनाने का, नीचे लिखिए एक लाइन। In this there is no energy gap between valence band and conduction band. There is no energy gap between valence band and conduction band. So electron can easily move from valence band to conduction band. So electron can easily move from valence band to conduction band, and substance will conduct current electricity, at all temperature except 0 Kelvin. Substance will conduct current electricity at all temperature except 0 Kelvin. 0 Kelvin छोड़ के, ठीक है। फिगर बनाने का जगह छोड़ दो या छोड़ दियो। अगला बोलो, लिखो इंसुलेटर। लिखो इसमें एक लाइन लिखो। There is very high energy gap. इंसुलेटर में लिखो there is very high energy gap between valence band and conduction band. इंसुलेटर में लिखना है there is very high energy gap between valence band and conduction band. So electron cannot jump from valence band to conduction band, even at very high temperature. Full stop. So it does not conduct current electricity. ठीक है। सेमीकंडक्टर में देख लीजिए, ये सब आपको नोट करना है। अब या तो पहले लिख लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, या फिर लिखिए नीचे। In semiconductor, energy gap is intermediate between valence band and conduction band.
valence band and conduction band. Full stop. At 0 Kelvin, all electrons are in valence band. All electrons are in valence band. So semiconductor, all electrons are in valence band. जितना पीछे लेगा क्यों बुला। एनर्जी गैप इज इंटरमीडिएट, सही है ना, बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ठीक, एनर्जी गैप इज इंटरमीडिएट बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तुम लोग लिखने का सबको बहुत प्रैक्टिस करो भाई। नहीं, हम सबको बोले, उसको क्यों बोले? ठीक है, उसके बाद लिखना हो गया वहां तक। आप लिखो आगे। At 0 Kelvin, all electrons, तुम लोग चुप रहो, हमको उसको लिखा लेंगे, ठीक, फिर आगे कंटिन्यू। At 0 Kelvin, all electrons are in valence band. All electrons are in valence band. So semiconductor acts like insulator. Semiconductor acts like insulator. First stop, आगे लिखो। As temperature increases, electrons jumps from valence band to conduction band. Due to this, holes in valence band and electrons in conduction band increases. So semiconductor conductivity increases. ठीक है, ये था तुम्हारा यहाँ तक का सेक्शन, इसको नोट कर लीजिए। अगले दिन इससे आगे बढ़ेंगे जिसमें हम लोग एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना पढ़। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग ऑनलाइन में। अगले दिन फिर इससे आगे